पाकिस्तान में कराची शहर में एयरपोर्ट के करीब एक पैसेंजर प्लेन गिर के तबाह हो गया है। ये पाकिस्तान के नेशनल कैरियर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जहाज़ था जो कि लाहौर से मुसाफिरों को लेकर कराची आ रहा था कि लैंडिंग से कुछ देर पहले ये हादसे का एक्सीडेंट का शिकार हो गया। PIA के स्पोक्समैन के मुताबिक अपेरेंटली इस जहाज़ का लैंडिंग गियर नहीं खुल सका और जिसके बाद इसने असेंड करने की कोशिश की जिस दौरान इसे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। ये जहाज़ जो है वो एक आबादी पे गिरा। मॉडल कॉलोनी का ये इलाका है और इसको गिरते ही जहाज़ को आग लग गई और धुएं के बादल जो हैं वो इलाके पे छा गए। नीचे कई मकानों को भी जहाज़ का मलबा गिरने से नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू और रिलीफ जो एक्टिविटी है उसे फौरी तौर पे जो सीन ऑफ द एक्सीडेंट है वहाँ शुरू कर दिया गया। इसमें जो बहुत से मुसाफिर हैं जो कि पाकिस्तान में आज ईद की छुट्टियां शुरू हुई हैं, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कि मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए थे क्योंकि पाकिस्तान में कोविड-19 की आउटब्रेक के बाद से जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो बंद थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले इन फ़्लाइट्स ऑपरेशंस को ईद की वजह से रिस्टोर किया गया था। तो बहुत से ऐसे मुसाफिर थे जो कि ईद के मौके पर घरों को सफ़र कर रहे थे। पाकिस्तान में इससे पहले भी एक हिस्ट्री है एयर एक्सीडेंट्स की जिसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो हादसों का शिकार हुए हैं और एयर इमरजेंसी और एक्सीडेंट्स को रिकॉर्ड करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 80 एयर एक्सीडेंट्स इससे पहले हो चुके हैं जिनमें 1000 से ज़्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया है। ये विमान लैंड करने से पहले एक आवासीय कॉलोनी में जा गिरा। ये इसी हादसे की CCTV फुटेज है। इसमें आप विमान को पहले उड़ता हुआ फिर नीचे की तरफ आता हुआ और बाद में एक भीषण धमाका होते हुए देख सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का A320 एयरबस विमान दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना हुआ था। लाहौर से चलकर कराची पहुंचते हुए एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले ये विमान रिहायशी इलाके जिन्ना गार्डन मॉडल कॉलोनी में गिर गया जो कि एयरपोर्ट से सिर्फ 3.2 किलोमीटर दूर है। हादसे से पहले विमान के चालक ने इंजन खराब होने और विपत्ति का संकेत मे डे जारी किया था। मौके पर मौजूद BBC उर्दू संवाददाता रियाज सोहेल कहते हैं कि अधिकारियों के मुताबिक इस क्रैश से 1 मिनट पहले जहाज का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से संबंध टूट गया था। इसके बाद धुआं उठता हुआ देखा गया। इस हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले उजैर खान कहते हैं कि उन्होंने एक तेज धमाके की आवाज सुनी जिसके बाद वो बाहर की ओर भागे। उन्होंने बताया कि 4 घर बिल्कुल तबाह हो चुके थे, वहां पर बहुत सारी आग लगी थी और धुआं निकल रहा था। हवाई दुर्घटनाओं के आंकड़े जुटाने वाली संस्था एयरक्राफ्ट क्रैश रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 80 से ज्यादा विमान हादसे हो चुके हैं जिनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा हादसा 28 जुलाई 2010 को हुआ था जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास हुए दुर्घटना में 152 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उनके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में मारे जाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन के बीच भारतीय रेल सेवा को धीरे धीरे दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं। पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया, इसके बाद AC ट्रेन चलाई गई और अब 1 जून से 200 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इससे पहले टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से हो रही थी, लेकिन भारतीय रेलवे ने गुरुवार को फैसला किया कि शुक्रवार सवेरे 22 मई से टिकट काउंटर बुकिंग भी शुरू हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। लेकिन ये फैसला क्यों किया गया? इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन 2 प्रमुख वजह बताई जा रही हैं। पहला ये कि ज़्यादातर आम लोगों को टिकट बुकिंग की सहूलियत मुहैया कराई जा सके, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। वो अब सीधे टिकट काउंटर पर जाकर टिकट बुकिंग करा सकते हैं। और दूसरी वजह ये कि IRCTC की वेबसाइट पर अब कुछ लोड भी कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग IRCTC की वेबसाइट पर थे और टिकट बुकिंग काउंटर तक नहीं जा रहे थे, इसलिए सारा लोड रेलवे की वेबसाइट पर आ रहा था। टिकट बुकिंग काउंटर शुरू होने के बाद एक बड़ा हिस्सा अब टिकट बुकिंग काउंटर पर जाकर ही टिकट बुक करा सकेगा और वेबसाइट पर लोड कुछ कम होगा। पहला दिन आज काउंटर खुला है। हाँ, ऐसे रोज खुलता है 26 नंबर ओनली फॉर VIP। जी मैं फंसा तो मैं 2 महीना जी फंसा हूँ जी। ये कंपनी वाला जी भगा दिया जी। मैं क्या करूँ, खाना वाना मिलता भी नहीं है, इसलिए मैं जी गाँव जाना चाह रहा हूँ मैं।
तो टिकट कब का करा आपने? टिकट जी हुआ है मेरा 6 तारीख में हुआ है जी वेटिंग। हम तो सोच रहे यहाँ से कब चले जाएंगे उतने अच्छा रहेंगे। यहाँ पे आए पैसे वैसे नहीं है, किसी से कर्ज लेकर जा रहे हैं घर पे टिकट कटाने का टाइम है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 1 जून से 200 रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी। इन ट्रेन में जनरल कोच, एसी कोच और नॉन एसी कोच होंगे। सामान्य ट्रेनों की तरह टिकट बुकिंग पर पहले की तरह सभी कोटा लागू रहेंगे। यात्रा के लिए अधिकतम 30 दिन पहले तक टिकट बुक की जा सकती है। रेलवे स्टेशन में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनके पास टिकट होगा। यात्रा से पहले सभी का टेस्ट किया जाएगा और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे केवल उन्हीं को यात्रा की अनुमति होगी। इन स्पेशल ट्रेनों में 4 कैटेगरी के विकलांगों और 11 कैटेगरी के मरीजों के लिए छूट दी जाएगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों के लिए सफर के दौरान खाने का सामान पहले से रखना बेहतर होगा। टिकट में खाने का चार्ज भी नहीं वसूला जाएगा। हालांकि कुछ ट्रेनों में पेंट्री कार होगी जहां से यात्री पैसे देकर खाने का सामान खरीद सकते हैं। ट्रेन स्टेशनों पर किताबों के स्टॉल और दवाई के स्टॉल जैसी दुकानें खुली रहेंगी। स्टेशनों में बने खाने की दुकानों और रेस्तरां में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन यात्री खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। गंतव्य तक पहुंचने के बाद यात्री को प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य नियमों का पालन करना होगा। ट्रेनों के भीतर तौलिए और चादर नहीं दी जाएंगी, ना ही ट्रेनों में पर्दे होंगे। इसके अलावा सफर के लिए यात्रियों को कुछ नियम भी मानने होंगे। सभी को रेलवे स्टेशन में प्रवेश के वक्त और पूरी यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना होगा। यात्री को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। स्टेशन और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और सभी के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य बनाया गया है। बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st अगस्त। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को रेपो रेट 4.4 से घटाकर 4% कर दिया। ऐसा उन्होंने कोरोना वायरस और लॉकडाउन में आई मंदी को लेकर किया है ताकि अर्थव्यवस्था को दोबारा गति मिल सके। रेपो रेट का मतलब उस दर से है जिस पर आरबीआई से व्यावसायिक बैंकों को छोटी अवधि का लोन मिलता है। इससे बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी। लॉकडाउन के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और कारोबार को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। रिवर्स रेपो रेट में भी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब
उस दर से होता है जिस दर पर व्यावसायिक बैंक आरबीआई के पास अपने पैसे रखते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट 3.75 से घटाकर 3.35 कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 5 सदस्यों ने रेपो रेट कम करने के पक्ष में वोट किया था। आरबीआई ने तय समय में कर्ज चुकाने की अवधि भी 3 महीने के लिए बढ़ा दी है, यानी ईएमआई चुकाने में 3 और महीने की छूट मिल सकती है। इससे पहले इसी साल 27 मार्च को कोरोना संकट को देखते हुए रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी। आर्थिक सुस्ती को देखते हुए बीते साल आरबीआई ने 5 बार पॉलिसी रेट में बदलाव किए थे। इससे फायदा किसे मिलेगा? आरबीआई ने बैंकों का लोन चुका रहे लोगों को राहत देते हुए लोन चुकाने की मियाद को और 3 महीनों के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है। रेट में कटौती से बैंकों से मिलने वाले कर्ज पर असर पड़ता है। इसका असर ब्याज दरों पर पड़ेगा। रेपो रेट कटौती का फायदा होम लोन, कार लोन और दूसरे लोन पर मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा अलग अलग ईएमआई भरने वाले करोड़ों लोगों को हो सकता है। इसके साथ आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना महामारी का बड़ा असर जीडीपी पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये संभव है कि 2020-21 में जीडीपी नेगेटिव में रहे। उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने एक्सपोर्ट क्रेडिट की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 15 महीने तक करने का फैसला किया है। साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट की व्यवस्था का भी ऐलान किया गया है। अब तक हमें यह पता था कि मोटे लोगों में दिल की बीमारी, कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे बीमारियों के होने का जोखिम ज़्यादा होता है। लेकिन अब शुरुआती रिसर्च में यह भी पता चला है कि मोटे लोगों को कोविड-19 के संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा हो सकता है। इस सवाल का जवाब हालांकि कई प्रकार के अध्ययनों के बाद ही पक्के तौर पर मिल सकता है, लेकिन विशेषज्ञों ने इन कुछ आंकड़ों के आधार पर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। ब्रिटेन में 17,000 लोगों के ऊपर किए गए अध्ययन से पता चला है कि जो लोग मोटापे के शिकार थे, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर था, उनमें 33% मृत्यु दर ज़्यादा है। एक दूसरे अध्ययन में ऐसे लोगों में मृत्यु दर 2 गुनी पाई गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर इनमें दिल की बीमारी और डायबिटीज़ जैसी दूसरी वजहें शामिल कर ली जाएं तो यह आंकड़ा और अधिक हो जाता है। ब्रिटेन के आईसीयू में भर्ती हुए लोगों के ऊपर किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि वहां भर्ती करीब 34.5% लोग ओवरवेट थे और 31.5% मोटे थे और 7% मोटे और बीमार दोनों थे, जबकि 26% लोगों की बीएमआई सामान्य थी। शरीर के वजन और उनकी लंबाई का अनुपात बीएमआई कहलाता है। बीएमआई से हम किसी व्यक्ति के ओवरवेट, मोटे और स्वस्थ होने का पता लगाते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का कहना है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है, उनमें से बड़ी फीसदी उन लोगों की है जिनकी बीएमआई 25 से ऊपर है। अमेरिका, इटली और चीन में हुए शुरुआती अध्ययनों से भी यही पता चला है कि अधिक बीएमआई एक अहम कारक है। इसके अलावा अधिक उम्र के लोगों में भी कोरोना संक्रमण में गंभीर रूप से बीमार पड़ जाने का जोखिम तो है ही। जितना अधिक वजन आपका होगा, उतनी ज़्यादा चर्बी आपके शरीर में होगी और उतने ही आप कम फिट होंगे। इससे आपके फेफड़ों की क्षमता पर असर पड़ता है। इससे आपके रक्त तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है और फिर इससे रक्त के प्रवाह और दिल पर असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर नवीद सत्तार कहते हैं कि अधिक वजन वाले लोगों को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इससे उनके सिस्टम पर अधिक जोर पड़ता है। कोरोना जैसे संक्रमण के दौरान यह खतरनाक हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के डॉक्टर डियान सेलाया कहते हैं कि अधिक वजन वाले शरीर में महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ता है। यह एक कारण है कि क्यों अधिक वजन वाले या फिर मोटे लोगों को आईसीयू में ऑक्सीजन देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उनकी किडनी का भी विशेष ख्याल रखना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कोशिकाओं में मौजूद ACE2 नाम का एंजाइम कोरोना वायरस के शरीर में प्रवेश करने का मुख्य रास्ता है। यह एंजाइम बड़े पैमाने पर फैटी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो लोग अधिक वजन वाले होते हैं, उनमें यह चूंकि फैटी कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनके संक्रमित होने का जोखिम ज़्यादा होता है। संक्रमण से हम कितना प्रभावित होंगे, इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह है हमारा इम्यून सिस्टम। यह वायरस के हमले के दौरान हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बतलाता है। मोटे लोगों में निश्चित तौर पर यह प्रतिरोधी क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती है। यह संक्रमण के दौरान मैक्रोफैट फैटी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे साइटोकिन स्ट्रॉम शरीर में पैदा होता है। यह एक तरह का रिएक्शन होता है जो जानलेवा भी हो सकता है। यह शरीर प्रतिरोधक क्षमता के अत्यधिक सक्रिय होने की वजह से होता है। डॉक्टर डियान सिलाया बताते हैं कि एक खास तरह की फैट कोशिका को मैक्रोफेज आसानी से अपना शिकार बना लेता है। यही वजह है कि काले और अफ्रीकी लोग जिनमें इस तरह की कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं उनमें डायबिटीज़ के मरीज़ अधिक होते हैं और वायरस का संक्रमण उन्हें आसानी से हो जाता है। मोटापे के साथ दूसरी समस्याएं भी आती हैं। मोटापे के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी दूसरी समस्याएं मसलन फेफड़ों का कमज़ोर हो जाना, किडनी प्रभावित होना और टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होना शामिल है। रक्त के थक्के भी जम सकते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर पर अधिक जोर पड़ता है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद इन सभी वजहों से भी ऐसे मरीजों में जोखिम बढ़ जाता है। मोटे लोगों को अस्पताल में भी केयर करने की दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। अधिक वजन की वजह से उनकी स्कैनिंग करने या फिर उन्हें घुमाने में भी समस्या होती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए कम और संतुलित खाना खाएं, नियमित तौर पर व्यायाम करें, तेज़ रफ्तार में चलें, जॉगिंग और साइकिलिंग को अपना विकल्प बनाएं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी यह सब कुछ कर सकते हैं। Challenging times? No, not for me. I'm busy in learning life skills, discipline and time management. I also love to color and dance, which keeps me fit here. हमने इनके अभिभावकों से पूछा कि लॉकडाउन में वो कैसे अपना काम करते हुए बच्चों की भी देखभाल कर पा रहे हैं। हम दिन में 5 चीजें जरूर करते हैं। हम एक साथ कलरिंग करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, साथ पढ़ते हैं और साथ में खाना भी पकाते हैं। दिन के अंत में मैं अपनी बेटी को स्टिकर्स देती हूँ, जिसे ये यूं सजा कर रखती है, ऐसे 2 भागों में बांटकर, अच्छा और बुरा। अगर वो समय पर दूध खत्म करती है तो उसे स्माइली स्टिकर मिलता है। यदि खेलने के बाद वो खिलौने नहीं रखती तो उसे सैड फेस मिलता है। ऐसे में ये पूरे दिन कोशिश करती है इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्माइली मिले। जब बच्चा चिढ़ा हुआ हो और बदतमीजी करे तब मुझे याद रखना होता है कि उसके प्रति और नरमी से पेश आना है। साथ ही साथ हमें अपने साथ भी कठोर नहीं होना चाहिए। हम कई बार अंदर से भरा हुआ महसूस करते हैं। ये सामान्य हालातों में भी बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल वक्त है। बच्चे को थोड़ी छूट मिल सकती है, चाहे वो आधा घंटा और टीवी या मोबाइल देखना ही क्यों ना हो। ये ठीक है। नमस्कार, मैं देवराज बिवेजा, अध्यक्ष दिल्ली व्यापार महासंघ, महामंत्री कन्फेडरेशन ऑफ सर्वदा ट्रेड एसोसिएशन। मित्रों, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कन्फेडरेशन ऑफ सर्वदा ट्रेड एसोसिएशन का, जिसमें श्री अजय बजाज, श्री नरेश चलखा और मैं डीएम सेंट्रल श्रीमती निधि श्रीवास्तव जी से मिला। हमारे मिलने का एक विषय था कि दिल्ली की लगभग सभी मार्केटें धीरे धीरे ऑड इवन में खुलती जा रही हैं और सदर बाज़ार कंटेनमेंट जोन में है। हम चाहते थे कि आगे जो एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है उसके बाद सदर बाज़ार भी खुल जाए और हम जो गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की उसके मुताबिक इसको हम खोल के अपना कारोबार शुरू करें। लेकिन जब हम वहाँ डीएम मैडम से हमने बात की कि सदर बाज़ार को खुलने के बारे में, तो जो हमने सुना उसमें हमें बड़ा चिंता में डाल दिया। डीएम ने मैडम ने जो हमें बताया कि अभी आपका सदर बाज़ार जून के एंड में लगभग खुलेगा। तो हमने कहा ये सदर बाज़ार जून के एंड में खुलेगा तो व्यापारी तो बहुत परेशान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ दिल्ली सदर बाज़ार में जब तक कोरोना के केस मिलते रहेंगे, जो लास्ट डेट होगी कोरोना के केस मिलने की उससे 28 दिन बाद सदर बाज़ार को हम खोल पाएंगे। ये ऐसी एमएचए की गाइडलाइन है। तो हमने जब बातचीत की तो पता लगा कि हमारे यहाँ अभी 18 मई का लास्ट केस था। 18 मई के बाद यदि हम काउंट करें 28 दिन तो लगभग मेरे ख्याल 15 या 16 जून बनती है।
और वो भी 18 मई के बाद यदि कोई केस ना मिला तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 15 या 16 जून को हमारी मार्केट खुलेगी। यदि उसके बाद भी कोई केस मिल गया तो आप उसके उतने दिन उतने आगे बढ़ा लें। जैसे मान लो आज 22 तारीख है और 22 तारीख को फिर कोई केस मिल गया तो जो पहले 16 या 15 या 16 जून था, ये 4 दिन और बढ़कर लगभग 20 जून हो जाएगा। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हम व्यापारी लोग इतने दिन पहले 2 महीने से घर में बैठे हैं और यदि आगे हम इतना बैठना पड़ गया तो हमारे लिए बहुत ये गंभीर विषय हो जाएगा। हमने डीएम मैडम से कहा कि जहाँ पर कोरोना के केस हैं आप उस गली को सील कर दें, और यदि आप उस गली को सील कर देंगे तो लगभग 90% हमारा सदर बाज़ार जो है वो खुल सकता है। लेकिन वो इस बात से भी सहमत नहीं हुई। उन्होंने फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन का रेफरेंस दिया। उन्होंने कुछ टेक्निकल बात हमें और कही कि इस कारण से भी ये नहीं बनता। लेकिन फिर भी हमारे अनुरोध करने पर जब वो हमने कहा कि आप उन्हीं गलियों को सील कर दें, तो उन्होंने इसको मानते हुए कहा कि हमें ये बताएं आप कौन कौन सी गली में कौन कौन सा केस है और कौन से आपके इलाके फ्री हैं, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई कि उन्होंने विचार का आश्वासन दिया है। मेरी बात पहले आप ये गौर से सुन लेना। दूसरा बात, वो थोड़ा सा इस बात से नाराज़ थी कि सदर के बाज़ार के अंदर जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, इसलिए आपके यहाँ पर केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। हमारा आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ जिसका मोबाइल से बात कर सकते हैं कि इस तरह से यदि केस बढ़ते गए तो हम मुश्किलें हमारी बढ़ती जाएंगी, और कोशिश हो कि गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर और केस ना मिलें और हमारा मार्केट जल्दी से जल्दी खुल सके। और अब हमारी कोशिश होगी कि हमने जो बोला गया है कि आप इसमें इस तरह से आप लिख के दें, वो भी हम लिख के देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये बात समझ लें कि हमारा जो आखिरी सदर बाज़ार का 18 मई का केस था, उसके मुताबिक 15 या 16 जून से अभी मार्केट खुलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी है और हम इस विषय में गंभीरता से इसको लिया है, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द मार्केट खुल जाए। यही मैंने आपको सूचना देनी थी। धन्यवाद, नमस्कार।